मेमोरी कंसेप्ट से रिलेट करता हुआ एक सब्जेक्ट है जो डेटा को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है उसके रिगार्डिंग मैकेनिज्म बताता है। यानी आपने क्या बता दिया कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, बट मेमोरी में हम उन्हें एफिशिएंटली कैसे एलोकेट कर सकते हैं कि मेमोरी वेस्टेज ना हो। अब ये मैं आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक सेकंड। जब आप बात करते हो मेमोरी कंसेप्ट के बारे में, तो क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो होती है वो सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्लॉक्स क्या होंगे, कंटिन्यूअसली आपके सारे फ्री ब्लॉक्स होंगे। हो सकता है कि किसी में डेटा है, किसी में नहीं है, तो मेरे पास ऐसे फिल्टर्ड डेटा पॉसिबल है यहाँ पे। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। डेटा स्ट्रक्चर का मेन मैकेनिज्म जस्ट ये होता है कि जब डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाएगा तो किस तरह मेमोरी को एलोकेट किया जाए कि मेमोरी बेस्ट यूटिलाइज हो। बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि कम टाइम लगे उसे एक्सेस करने में, स्पीड अच्छी हो, एज वेल एज कि फ्रिक्वेंटली जब भी आपको डेटा को कुछ भी आप सर्च करो तो आपके सामने सीधे सीधे ऑप्शन आ जाए, यानी फास्ट एक्सेस आपको मिल जाए। तो पहला कंसेप्ट जो हम डेटा स्ट्रक्चर से रेट करते हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमें प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं उन मेमोरी को यूज करने के लिए। तो बेसिक जो ब्लॉक वन है आपका, वो उन प्रोग्राम की डिटेल थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। थ्योरी का मतलब यहाँ पे हम बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर को जस्ट स्टडी करेंगे, इम्प्लीमेंट करना हम बाद में सीखते हैं ब्लॉक टू में। ब्लॉक वन में जस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन डेटा को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो मैं यही चीज को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। एक सेकेंड। तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब डेटा स्ट्रक्चर में पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स, यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शन काम करेगा। किस टाइप के वर्क होगा यहाँ पे? कैलकुलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम देती है, जैसे कि मेरे पास बल्क अमाउंट ऑफ डेटा है, 1000 इंटीजर वैल्यू है, और मुझे क्या करना है, उसको सोर्ट करना है। सोर्ट करने का मतलब है चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कौन सा सबसे इजी मेथड होगा जिसके थ्रू मैं उन्हें सोर्ट कर सकती हूँ, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकती हूँ, जो टाइम भी कम ले और क्या स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करे। तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम राइट करते हैं। आप ये कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोग्राम, यानी मैंने अपने प्रोग्राम को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में राइट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। तो वो क्या बन गया? एल्गोरिथम बन गया। तो ये जस्ट क्या है? अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इट डजंट मीन कि मैथमेटिकल ही होगी, इसके अलावा भी आप के सामने ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि ये मेमोरी ब्लॉक्स है। अब इसके अंदर अलग अलग जगह पे डेटा यहाँ पे मेरे पास स्टोर है। तो इन अब ये तो मैंने इंटीजर ले ली, डजंट मीन कि हमेशा इंटीजर ही होंगे, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या अनदर डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। तो इट डजंट मैटर कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही होगी। नॉर्मली प्रॉब्लम आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। प्रॉब्लम देता है, उसको 5 स्टेप में सोल्व करने की कोशिश करता है। तो यही पूरा मैकेनिज्म एल्गोरिथम का होता है। और एल्गोरिथम को अगर आप सिंपल टर्म में कहोगे, जस्ट आप ये राइट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम या एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जस्ट एक सिंपल टर्म में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द एल्गोरिथम फीचर। आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं और आप इसे कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। मेनली एल्गोरिथम के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो फर्स्ट होएगा वो, सेकंड वेट करना। चलिए एल्गोरिथम के बारे में ही बात कर रहे थे हम। एल्गोरिथम के अंदर जो पहला मैकेनिज्म आता है वो हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम के कंपोनेंट। तो मेनली इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। वन इज कॉल्ड इनपुट।
यानी आप कुछ इनपुट, आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उसके रिगार्डिंग आप डेटा उसे प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट। आउटपुट वो होगा जो आपको सॉल्यूशन चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 1000 इंटीजर वैल्यू है और मुझे उसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो एक लिस्ट मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, और जो क्या प्रॉपरली पर्टिकुलर मैनर में राइट होंगे। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी आपने कुछ रूल और रेगुलेशन जरूर होंगे। रूल लाइक जिस तरह ये जो एग्जांपल है मैं इसी को भी बताऊं तो इसके अंदर रूल्स होंगे कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, जो प्रीवियस वन है वो स्मॉलर हो, नेक्स्ट रूल्स। नंबर 4 इट्स कॉल्ड फाइनाइटनेस, यानी जो आपका एल्गोरिथम होगा वो स्टेप्स में कैलकुलेट करके देंगे, यानी ऑपरेशन होने के लिए जो स्टेप्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स आप काउंट कर सकते, काउंटेबल हो। तो ये चार चीजें तो आपके एल्गोरिथम के लिए मस्ट है, इनपुट, आउटपुट, सेट ऑफ रूल्स एंड फाइनाइटनेस। एंड लास्ट वन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर कई बार हम गलती करते हैं, इट्स अनएम्बिगुअस। एंड अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अनएम्बिगुइटी। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि आपने जो स्टेप्स लिखे हैं वो क्लियर और सिंपल होने चाहिए, उनमें कंफ्यूजन ना हो। जब आप उसे स्टडी करें तो वो क्लियर कट बताए कि हाँ इसके बाद ये स्टेप और इसका मतलब ये है। तो चार पांच कंपोनेंट आपका एक एल्गोरिथम के लिए मस्ट होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम और कंपोनेंट ऑफ एल्गोरिथम। तो आप इसको फिगर को आप यूज कर सकते हैं। ये सेकंड आपकी स्लाइड है। थर्ड वन जो फीचर है वो यूज किया जाता है, एक थर्ड है असिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये होता क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको। ये एक्चुअल में मेरे पास एक मेथड होता है जो डेटा स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, जिसे असिम्प्टोटिक एनालिसिस होते हैं कहते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ, आप एक एल्गोरिथम बना रहे हो, मैंने एक एल्गो बनाना जिसके अंदर आपने स्टेप्स लिख दिए, स्टेप्स 1, स्टेप्स 2, फिर आपने क्या लिख दिया, स्टेप्स लिख दिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो एल्गोरिथम है ये मेरी प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर मिनिमम टाइम में, मिनिमम स्पेस में सोल्व कर देंगे। तो कोई ऐसी कोई मेथड भी हो ना जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ वो अच्छा है या बुरा है, या मतलब वो कम टाइम और कम स्पेस में काम कर रहा है या ज्यादा टाइम ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो उसी के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। ये एफिशिएंसी मेजरमेंट, डेटा स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी मेजरमेंट करने का एक मेथड है। और ये मेजरमेंट किस फॉर्म में होती है, दो ही मेथड है हमारे पास, टाइम और स्पेस। कितना टाइम ले रहा है, प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी सॉल्व हो रही है, और कितनी जगह ले रहा है, मेमोरी कितनी वो कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या आपको इतना क्लियर है सभी को? हेलो। यस मैम। ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब है कि एल्गोरिथम को मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस में या मैम मैंने तो आगे कर दिया, असिम्प्टोटिक एनालिसिस नहीं आ रहा उसमें। मैं एक बार बाहर आके फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। लीजिए, आप देखिए। अब मैम अब आ रही है, अब स्क्रीन शो हो रही है। थैंक यू मैम। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना ये तो मुझे प्लीज बीच में बता दिया करें, क्योंकि इंटरफेयर नहीं करोगे तो मुझे आइडिया नहीं होगा। मेरे सामने वही स्क्रीन शो हो रही थी। तो असिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, थ्री पर्टिकुलर वेज में या थ्री पर्टिकुलर केसेस के थ्रू क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि एल्गोरिथम बेस्ट है या वर्स्ट है, यानी अच्छा है या बिल्कुल ही खराब है। तो वो केसेस क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्स्ट केस। मेनली ये थ्री होते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट। असिम्प्टोटिक एनालिसिस आपके एल्गोरिथम को क्या करता है, मेजर करता है और इन तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है। वो इन तीन कैटेगरी में से एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके एल्गोरिथम को डिफाइन करेगा। ये एल्गोरिथम ये बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस का मतलब है अगर कोई एल्गोरिथम ज्यादा स्पेस और ज्यादा टाइम ले रहा है, ह्यूज टाइम और
स्पेस आपका अनलिमिटेड वेस्ट हो रहा है तो उसे वर्स्ट केस एल्गोरिथम कहा जाएगा। एवरेज सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, किसी भी एल्गोरिथम को 3 तरीके से मेज़रमेंट करता है। मान लो मैंने एक एल्गोरिथम बनाया सॉर्टिंग का ही, जिसे मैं अभी तक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाने के बाद मैंने उस एल्गोरिथम को जज करना है कि वो कितना टाइम मैक्सिमम ले सकता है और मिनिमम कितना टाइम लेगा। तो वो इन 3 फेज़ में आपके क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि मिनिमम टाइम कितना लेगा और कितना ले सकता है। वो होता है बेस्ट केस एनालिसिस। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहेंगे तो आप ये सोचिए कि मेरे पास लिस्ट है, एरे है 5, 1, 2 और 3 और मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर को ही क्या कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ। फर्स्ट नंबर को ही मुझे सर्च, मुझे 5 को सर्च करना है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे ही है। तो हमारे एल्गोरिथम को ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फर्स्ट लोकेशन पे जाएगा, मैच करेगा, क्या दोनों एलिमेंट मैच करें, ओके नंबर फाउंड, सीधा काम खत्म। यानी पहले ही कंपैरिजन में मुझे रिजल्ट मिल गया कि नंबर मिल चुका है। दीज आर कॉल्ड बेस्ट केस। बेस्ट केस वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन और लूप सबसे कम हो। तो ये वो है बेस्ट केस। क्या बताता है कि एल्गोरिथम का कितना मिनिमम टाइम लेगा जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एवरेज केस बताता है कितना एवरेज टाइम लेगा। जैसे कि यही एग्जांपल लेते हैं 5 1 2 3 और आपको 2 को सर्च करना है या 1 को सर्च करना है, तो अप्रोक्सीमेटली यानी 4 की लिस्ट है तो उसका आधा यानी 2 बार सर्च तो करना ही पड़ेगा। तो दीज आर कॉल्ड एवरेज केस। यानी मतलब इन बिटवीन अगर डेटा है और मुझे उसे सर्च करना तो एवरेज केस कितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है। वर्स्ट केस होता है कि आपको वो नंबर सर्च या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्यूशन मांग रहे हैं जो चाहे एग्जिस्ट नहीं करती या वो करती है तो उसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल टाइप में है। जैसे कि यहाँ पे 5 1 2 3 में मुझे 3 को सर्च करना है तो मुझे पूरी लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा। तो 4 ही एलिमेंट है, बट इन केस ये 1000 होते, 10,000 होते, लाख होते और लास्ट एलिमेंट को आपको सर्च करना पड़ता है, तो आप एक-एक करके तो मुझे इतना ही टाइम लगेगा जितने एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम कब मिनिमम टाइम में काम करता है, कब एवरेज टाइम पे काम करता है और कब आपका वर्स्ट टाइम पे काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग 3 केस बनाए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के अंदर नोटेशंस होती हैं जो इन केसेस को कैलकुलेट करती है, जिनमें हमारे पास 3 नोटेशन है। नंबर 1 है बिग ओएच नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। बिग ओ नोटेशन या बिग ओ एच नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन की पहली ऐसी नोटेशन है जो अपर बाउंड को आइडेंटिफाई करती है। अब यहाँ पे ये टर्म याद रखिए आप कि अपर बाउंड का मतलब है मेरी प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है मेरी जिसको मिनिमम टाइम लग रहा है इतना और एवरेज लग रहा है इतना और मैक्सिमम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे टाइम के आप ऐसे ले लो, ये है 1 2 3 4 तो मैक्सिमम टाइम इतना, यानी ये अपर बाउंड यानी वर्स्ट केस को कैलकुलेट करने के लिए काम करता है। वर्स्ट केस या मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है उसके लिए हम यूज करते हैं बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन एसिम्प्टोटिक नोटेशन है जो मेजर करती है किसी भी प्रॉब्लम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कि कितना वो ज्यादा बढ़ सकता है। ये हमेशा अपर बाउंड मैम को कैल यस। मैम ये कैसे रिपीट करना? आवाज नहीं आ रही। मैम केसेस रिपीट करना एक बार दोबारा से। एक सेकंड, आप प्लीज मुझे नोट करके बताइएगा, मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपने क्या कहा है। अभी वो भी टेंशन है। तो केसेस रिपीट कर दी मैम मैंने नहीं, मैं अब नोटेशंस बता रही हूँ, पहले केसेस चल रहे थे। केस और नोटेशन में डिफरेंस है। केसेस का मेन पर्पस होता है जो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन आ सकती है, बट उन सिचुएशन को कैलकुलेट किससे किया जाता है, इन नोटेशन से किया जाता है। तो मैं नोटेशन को आपको ये नोटेशंस करा रही हूँ, मे बी आपके सामने स्क्रीन आपकी दूसरी आ रही हो, मैं दोबारा ओपन कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बिग ओ नोटेशन की। क्या आपको अब स्क्रीन क्लियर हो रही है कोमल? यस मैम। नोटेशन का मतलब है उन केसेस को कैलकुलेट करने का मेथड। पहला जो है बिग ओ
ओ नोटेशन या बिग ओ एच नोटेशन, इसका जो मेन रीजन होता है, मेन पर्पज होता है, वो क्या होता है, वर्स्ट केस को ये वर्स्ट केस निकालने के लिए यूज किया जाता है, वर्स्ट केस। अब वर्स्ट केस कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4, मुझे सम ऑफ इंटीजर करने हैं। एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को जोड़ रहा है। कब तक जोड़ना है, जो नंबर आप डाले लास्ट, मैंने n तक जोड़ना है। अभी n कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मुझे 5 तक का सम आइडेंटिफाई करना है, तो n की जगह मैं 5 पुट कर दूंगी। 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 3 5 और 3 15, देख लेते हैं, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15, बिल्कुल आ रहा है सम आ रहा है। तो ये फंक्शन जो होता है, पहले हम एफ एन निकालते हैं। एफ एन क्या होता है, एफ एन बताता है कि हमें रिजल्ट एन की फॉर्म में कैसा चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे एन की फॉर्म में चाहिए, एन इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, ये मुझे रिजल्ट चाहिए। तो इस रिजल्ट को हम एक हम अब यहाँ पे मेरा वर्स्ट केस क्या कहता है, वर्स्ट केस कहता है कि एफ एन ऐसा कैलकुलेट होना चाहिए कि हमें जीएन कैलकुलेट करना है, जो जिसकी जो वैल्यू है हमेशा एफ एन से क्या है, बड़ी है। समझिए, वर्स्ट केस निकालना, वर्स्ट केस मतलब सबसे मैक्सिमम टाइम कितना ले सकता है। तो इसने कहा जीएन टाइम लेगा। अब जीएन क्या चाहिए, वर्स्ट केस मैक्सिमम टाइम, तो एफ एन से हमेशा ग्रेटर होगा जीएन। ये होता है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन में हम एफ एन ये दे रखा है, मैं एक ऐसा जीएन बना लूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया सीएन, ये एक जीएन की वैल्यू रख ली। अब ये सीएन में मुझे सी की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमेशा इससे बड़ी आए, यानी मुझे मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो यहाँ पे यही डायग्राम बना रखा है, यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है एन की फॉर्म में, तो आप एक ऐसा जीएन निकालिए जो हमेशा उससे क्या हो, बड़ा हो, ये याद रखिए। और बिग ओ नोटेशन हमेशा माइनर पे, यानी सबसे छोटी वैल्यू पे हमेशा लेस होता है, यानी जी एन हमेशा छोटा होगा एफ एन से, व्हेन एन इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। 0 से छोटा या 0 के बराबर हो, तब तो जी एन हमेशा छोटा रहेगा। बट जैसे वो 0 से ऊपर जाना शुरू करेगा, अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करेगा, वो एफ एन से हमेशा ग्रेटर होगा। तो बिग ओ नोटेशन में ये आपका जो ग्राफ है, ये कंपलसरी है, अगर आपको असिम्प्टोटिक नोटेशंस आती हैं तो। अब इसने यहाँ पे यही दे रखा है कि मुझे एफ एन और जी एन दो फंक्शन है, आपको ऐसा निकालना है कि एफ एन इक्वल हो ऑर्डर ऑफ जी एन के, या फिर आप ये भी निकाल सकते हैं, आपने मान लिया जी एन किसके बराबर है, सी जी एन के बराबर है, तो एफ एन हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा सी जी एन से, जिसमें एन क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। ये जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है, आप इसको ठीक कर देना, जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये इस तरह, जैसे जैसे एफ एन ग्रो करेगा, जैसे जैसे एफ एन ग्रो करेगा, जी एन उससे डबल ग्रो करेगा। जैसे जैसे एफ एन नीचे जाएगा, यानी वो डिस्कार्ड होएगा या डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू, वैसे वैसे जी एन भी डिक्रीज होएगा और उससे कम होएगा। तो ये क्या करता है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा मैथमेटिकल कम वो है, टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट एक बार आप बुक में से स्टडी करना इस कंसेप्ट को, ना समझ में आए तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो ये बिग ओ नोटेशन का ही यहाँ पे कंसेप्ट का पहला। दूसरी नोटेशन आती है जिसे कहा जाता है क्या कहते हैं, ओमेगा नोटेशन। चलिए ओमेगा नोटेशन का सिंबल देख लेते हैं, कुछ ऐसा नोटेशन आपको मिलेगी, ये कुछ ऐसे होता है। अभी ये ओमेगा नोटेशन कैसे बनाया जाता है और किस लिए यूज की जाती है, तो ये नोटेशन एक ऐसी वैल्यू बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। हमेशा याद रखना, बेस्ट केस। अब बेस्ट केस में क्या होगा, अब देखो मैं इसका ग्राफ मैं यही बना के दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरा एफ एन, ठीक है, मुझे एफ एन बनाना है, मुझे एक ऐसा जी एन ढूंढना है जो क्या हो, जो हमेशा इससे नीचे रहे, यानी मुझे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, नॉर्मल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये एवरेज है, होगा या इक्वल होगा सी जी एन की, ग्रेटर होगा चाहे तो, चाहे फिर बराबर भी हो सकता है। याद रखिए, बराबर कहीं ना कहीं टच जरूर होगा, तो बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, तो इसी को कहा जाता है ओमेगा नोटेशन। आपको जो मेन कंसीडर करना है, बिग ओ नोटेशन फॉर वर्स्ट केस, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी एन। ओमेगा नोटेशन में एफ एन इज
ग्रेटर देन इक्वल टू CGN। और लास्ट वन जो होता है थीटा नोटेशन। थीटा एक्चुअल में यूज किया जाता है फॉर द एवरेज केस नोटेशन के लिए, एवरेज केस निकालने के लिए। अब मुझे एक एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि उससे मिनिमम भी कोई होगा और उससे ग्रेटर भी कोई होगा, यानी वर्स्ट केस होगा और मिनिमम क्या होगा, बेस्ट केस होगा। यानी मुझे इन बिटवीन की कोई वो निकालना, इन बिटवीन कितना टाइम ले सकता है, तो इसी को कहा जाता है थीटा नोटेशन। अब थीटा नोटेशन में दो वैल्यूज होंगी, एक होगा CGN, C1GN और एक होगा C2GN। एक होगा मैम C। समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? नो मैम। कौन सा आपको बिको नोटेशन समझ में आया? यस मैम। क्या नाम है, ओमेगा। नो मैम। चलिए ओमेगा के लिए हम एक काम करते हैं, मैं एक बार यहाँ से एक प्लेन पेपर ले लेती हूँ, उस पर करा देती हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये आपकी फर्स्ट उसमें ही दे रखा है, तो मैंने सोचा कि इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, खत्म करते हैं। मुझे यही है कि भाई टाइम जो इम्पोर्टेंट वो चीजें हैं वो खत्म हो जाए तो बढ़िया है। और मैं इसको मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरे पास तीन नोटेशन है। नंबर वन है ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन इसे कहा जाता है। दूसरी जो नोटेशन है वो है ओमेगा नोटेशन। थर्ड वन जो है वो है थीटा नोटेशन। अब इनके सिंबल से आप पहले आइडेंटिफाई करें, ये ओ नोटेशन है, ये ओमेगा है और ये थीटा है। तो ओ होता है उसमें क्या निकालते हैं हम, बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब क्या होता है कि मिनिमम टाइम लगे। जैसे कि मान लो कि मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे कि जिससे मैंने अभी कहा ना, मैं आपको बताई थी 1+2+3+4, ये FN है मेरा। अब इसको समझने की कोशिश करिए मैथमेटिकली, क्योंकि आपके पास मैथ जरूर होगा, तो मैं उसी की फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 1+2 मैं क्या कर रही हूँ, सम ऑफ एन इंटीजर निकाल, ठीक है, सम ऑफ एन इंटीजर, 4 5 6, अब तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन तक जाएगा ना। तो मैंने कहा एफ एन की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा होगी एन इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन इंटीजर निकालने का, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। फॉर्मल आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये इसको निकालने का फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो। मान लो मुझे 6 तक का जोड़ निकालना है, 1+2 अप टू 6 तक निकालना है। मैंने कहूँगी 6 इंटू में 6+1 डिवाइड बाई 2, दैट बिकम 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, 3 7 जा, टोटल आ गया 21। ओके 21 आ गया। तो 21 क्या होगा, अब जोड़ो, अब देखो, अब 6 तक देखो, 1+2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 आ रहा है आंसर। ये एन इंटीजर निकालने की वैल्यू है। अब हमें ना कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, मैक्सिमम नंबर वैल्यू क्या देगी और मिनिमम क्या देगी। अगर मुझे इसमें एफ एन, मुझे इसके क्या निकालना है, इस एफ एन का मुझे बेस्ट केस निकालना। अब यहाँ समझो, इस एफ एन का मुझे बेस्ट केस निकालना है, यानी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ वैल्यू निकालनी है। मैंने लिखा कि मैं इसको बराबर कर देती हूँ ऑर्डर ऑफ जीएन के, कि इसका जो बेस्ट केस है वो जीएन है। अभी बस ये थोड़ा सा एक्सक्यूज मी मैम। मैथमेटिकल है। हाँ जी, मैम आप डिस्प्ले पे कुछ लिख रहे हो? क्या आपको नहीं क्लियर हो रहा, नहीं शो हो रहा? नो। नो मैम ओके, विजिबल नहीं वेट अ है। मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट। अभी अच्छा, मुझे लगा आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तभी मैं आपको आगे कंटिन्यू करा रही हूँ। मैं का स्टॉप नो शेयरिंग कर मैम। रही हूँ। मैं वर्ड यूज कर लेती हूँ इसके लिए, ठीक है, मैं वर्ड यूज हाँ कर रही हूँ। जी। सिर्फ 2 मिनट रुकिए। हो सकता है ये सिग्नल्स की वजह से ना शो हो रहा हो, क्योंकि है ना कई बार सिग्नल लो होते हैं ना तो फाइल जल्दी से अपलोड नहीं होती है। ठीक में है ना?
आपको शो हो रही है? मैंने वर्ड ओपन कर रखा है। यस मैम। ठीक है, मैं वर्ड पे ही काम करा रही हूँ। और चलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब मैं जो राइट कर रही हूँ मुझे बताते रहना अगर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। पहली है ओ नोटेशन। नंबर 1 है हमारे पास ओ नोटेशन। नंबर 2 है ओमेगा नोटेशन। नंबर 3 है हमारे पास जिसे हम कहते हैं थीटा नोटेशन। अब शो हो रहा है कोमल ये? यस मैम। ठीक है, चलिए मैं एक FN ले रही हूँ। अब मैं सीधा मैं 1 2 3 4 पे नहीं जा रही, मैं FN करा रही हूँ। FN एक फंक्शन दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दी हुई है जो n की फॉर्म में दी हुई है। वो मान लो आप 2n+1 है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम का मतलब है हमेशा जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी ना तो लिमिटेड डेटा नहीं दिया जाए कि 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है। हम मानते हैं कि n नंबर्स हैं, उन n नंबर्स को सोल्व करने में मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, तो इसने बताया 2n+1 लग रहा है। 2n+1 उसको सोल्व करने का प्रॉपर टाइम है। अब यहाँ पे ठीक है, ये प्रॉपर वैल्यू है उसको सोल्व करने की, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसे 1 पुट करो यानी एक सीरीज है। मान लो आपकी कोई सीरीज है, 1 पुट किया 3, 2 पुट किया 5, यानी सम आप इसे कह सकते हो इट्स अ सीरीज ऑफ 4 नंबर। ठीक है, ये मान लो आपको एक प्रॉब्लम दी है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम को एन की फॉर्म में लिख रही हूँ रैंडमली, एग्जाम्पल के लिए है। आप इसको ज्यादा कंसीडर मत कीजिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? ओ नोटेशन। ओ नोटेशन का मतलब होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस की इससे ऐसी वैल्यू जो इससे क्या हो बड़ी निकले, मतलब जो ये बताए कि इससे बड़ी वैल्यू दे हमेशा, वो होता है वर्स्ट केस। यानी जो ज्यादा इससे ज्यादा टाइम दे, इससे ज्यादा स्पेस ले, वो होती है हमारी बिग ओ नोटेशन। ठीक है, अब इसको मैं देख लेती हूँ। मैंने लिखा एफ एन, हम वो निकाल रहे हैं, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ जी एन। अभी ऑर्डर ऑफ क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे ऑर्डर निकालना है, ओ नोटेशन निकालनी है। ओ नोटेशन निकालनी है तो ओ, अगर आपको निकालनी है ओमेगा नोटेशन तो आप लिखेंगे ओमेगा ऑफ जी एन। और यहीं पे अगर आपको निकालनी है थीटा नोटेशन तो आप लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। देखिए पहले रिप्रेजेंटेशन सीखिए, ये 3 रिप्रेजेंटेशन होती है, ये ओ नोटेशन के लिए, थीटा नोटेशन के लिए, सॉरी ये ओमेगा के लिए, ये थीटा के लिए। अब निकालेंगे कैसे? देखिए पहले निकालते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या कहता है कि एफ एन हमेशा क्या हो, लेस देन हो या बराबर हो सी जी एन। ठीक है, हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है सी की जिसको पुट करने के बाद जीएन के साथ वो हमेशा एफ एन से बड़ा निकले। आप समझ रहे हैं? मुझे सी की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको रख पुट करने के बाद, जिसको पुट करने के बाद हमेशा वो किससे बड़ा निकले, इससे एफ एन से बड़ा निकले। अब पहले जीएन निकाल लेते हैं, पहले हम जीएन देते हैं। हमने कहा जीएन हमेशा क्या होगा, देखिए 2n+1 है, हम इसके आसपास की वैल्यू लेंगे जो इसी से निकली हुई। मैंने n ले लिया, n है जीएन। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे निकालना है 2n+1 हमेशा लेस देन या इक्वल टू हो सी एन के। अब सी की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसकी वजह से ये हमेशा इससे बड़ी वैल्यू दे। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5, 10 और 11, 5, 4 पंजे 20। हाँ ठीक है, मैंने सी की वैल्यू 5 ले ली, तो मैं इसको ले लेती हूँ 5n लेस देन इक्वल टू 2n+1। अब यहाँ पे अभी मैं क्यों दे रही हूँ आपको, आपको समझ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज, इससे क्या होगा? अब देखिए मैं इसे पुट कर रही हूँ पहली वैल्यू, मैंने इसमें 1 पुट किया, 2 वन जा 2 वन जा 2+1 लेस देन इक्वल टू 5 वन जा 5, ये आ गया 3 लेस देन इक्वल टू है 5 से। 2 पुट किया, 2 टू जा 4+1 इट्स 5, 5 इज लेस देन 5 टू जा 10। मैंने यहाँ 3 पुट किया, 3 टू जा 6+1 7 हो गया। यहाँ पुट किया 3 5 जा 15। क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो ये इसका वर्स्ट केस है, या ये इसकी ओमेगा ओ नोटेशन है। ओमेगा ओ नोटेशन आप कैसे लिखेंगे, सॉरी ओ नोटेशन है, कैसे लिखेंगे? एफ एन
इज लेस देन इक्वल टू 5 GN। ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी जैसे ही 5 पुट किया, एक कांस्टेंट वैल्यू C पुट करनी है आपको फंक्शन के साथ, जिससे वो हमेशा FN से बड़ी वैल्यू दे। वो होती है हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और वर्स्ट केस के लिए हम क्या लग यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ। वर्स्ट केस क्या कहता है, जो एक प्रॉब्लम दी है आपको हमेशा उससे बड़ी वैल्यू निकालनी है, एक ऐसा सी पुट करना है GN के साथ। GN कुछ भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो GN का। मैंने n लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, n स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1 पुट कर देंगे, तो आपको एक FN से एक ऐसी वैल्यू C पुट करनी है जिससे वो हमेशा GN से क्या है, छोटा है या बराबर है। तो वो क्या निकला मेरा, FN इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 5GN। ये आपका आंसर आ गया। ये है ऑर्डर ऑफ के लिए। अभी रुकिए, अभी आपको फिर भी मुझे लगेगा अभी भी आपको कंफ्यूजन होगी। ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, FN मुझे चाहिए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ GN। अब ओमेगा क्या कहता है, बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब है FN हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए GN से, ओमेगा ऑफ GN से। हमें एक CN की ऐसी वैल्यू निकालनी है, C की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको जैसे ही हम पुट करें C में, वो हमेशा FN से क्या आए, छोटी आए। C की एक ऐसी वैल्यू जिसको आप जब भी पुट करें वो FN से हमेशा जो G है ना हमेशा छोटा निकले। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 2n+1 था, हमें निकालना है C, हमने पुट कर दिया 1, तो 1 इंटू n, n हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 पुट करें, 2+1 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर 2 पुट किया, 5 इज ग्रेटर देन 1 2 जा 2, 7 is greater than 3, 9 is greater than 4। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो ये बस ये क्या करता है, केसेस बनाता है। इन केसेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब है लार्जर वैल्यू, सॉरी वर्स्ट केस जिसमें लार्जर वैल्यू निकालते हैं, बेस्ट केस जिसमें मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ मिनिमम निकल रहे हैं, सारे आंसर आप देखेंगे तो सभी आपको मिनिमम मिल रहे हैं ये। और थर्ड वन है एवरेज केस, जिसके लिए हम थीटा नोटेशन निकालते हैं। थीटा नोटेशन क्या कहता है कि आप एक ऐसी वैल्यू रखो जो बीच की वैल्यू हो, जो 1, ये जैसे n था, n से तो बड़ी हो, और ये यहाँ पे क्या था 5n से छोटी हो या बराबर हो। ऐसी आपको बीच की वैल्यू निकालनी है। ये 3 वैल्यू निकाली जाती हैं जब भी किसी एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाता है। बेस्ट केस क्या हो गया, ये रहा 2n इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 5n। ये पहला ये है वर्स्ट केस। ये है बेस्ट केस जिसमें हमने लिखा 2n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये है हमारा बेस्ट केस। और अब थर्ड वन है हमारा एवरेज केस। मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, तो मैं 2n भी आप पुट कर सकते हो, 3n भी पुट कर सकते हो, तो ये एवरेज केस आपका बन जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और ये काफी साइंटिफिकली होता है। अभी आपको नहीं समझ, आपके पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए मे बी आपको फॉर्मल, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। आप मैं आपको स्लाइड, ये जो मैंने PPT है, मैं आपको सेंड कर दूंगी इसकी वजह से, ठीक है कोमल। ओके मैम। ठीक है, आपको मैं स्लाइड सेंड कर दूंगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे, आप एक काम करना, बुक्स के थ्रू आप मुझसे बात कर लेना, जैसे भी होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब आते हैं ओके प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। अब एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए 3 फेज होंगे, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट। निकालने के लिए 3 नोटेशन होंगी, ओ, थीटा और ओमेगा। अब एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस का मतलब है कि भाई इन तीनों मेथड से टोटल टाइम कितना लग रहा है, स्पेस कितना लग रहा है, इनपुट आउटपुट कितने लग रहे हैं, और कितनी नेटवर्क जो आपके कंपोनेंट है वो यूज हो रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में हम 4 फेजेस हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ये फिर से जंप कर जाता है, क्या आपको प्रोसेस ऑफ एनालिसिस शो हो रहा है, चलिए बताइए। यस मैम। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के अंदर 4 कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। वन इज कॉल्ड CPU यूटिलाइजेशन, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। सेकंड आपके पास जो होता है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कितनी मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। थर्ड वन होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितने यूज किए जा रहे हैं। और फोर्थ वन नेटवर्क यूज कितना हो रहा है, बैंडविड्थ कितनी जा रही है, मतलब कितनी बैंडविड्थ से डेटा आपका ट्रैवल कर रहा है। ये चारों चीजें आपके एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, एनालिसिस किया जाता है इन चारों का। तो ये 4 कंपोनेंट है जिनके थ्रू हम किसी भी एल्गोरिथम को क्या करते हैं, ब्रीफली
आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको बेस्ट या वर्स्ट केस उसका हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, ये वही चीज है, सेम चीज है, आपको यहाँ पे बना रखा है, पहले मैं बता देती हूँ। वर्स्ट केस क्या होता है कि जो बताता है अपर बाउंड बताता है, जो अपर बाउंड बताता है। बेस्ट केस क्या होता है, जो आपका लिस्ट या फिर लोअर बाउंड, आप इसके साथ लोअर बाउंड भी लिख सकते हो। एवरेज केस क्या होता है, जो आपको एवरेज नंबर ऑफ ऑपरेशन बताता है। तो ये 4 आपको यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं। अभी एक सेकंड, मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड करूंगी। पहले यहीं पे आपके ब्लॉक, यहाँ पे आपका ब्लॉक 1 लगभग कंप्लीट है। अब ब्लॉक 1 में से एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसे कहा जाता है पी प्रॉब्लम्स और एनपी प्रॉब्लम्स। याद रखिए, पी प्रॉब्लम्स और एनपी प्रॉब्लम्स। अभी जितने भी आपने स्टडी किया ना, जितने भी हमने एनालिसिस की बात की है कि एफएन ये होगा, एफएन ये होगा, एफएन मैं ये पुट कर देती हूँ। एफएन निकालने का मतलब है आपने एक मशीन बना ली है जिसे आपने क्या कर लिया, एक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला जहां बन जाए और उस फॉर्मूले से आप क्या कर रहे हो, एक प्रिडिक्ट टाइम पे कैलकुलेट कर पा रहे हो, रिजल्ट निकाल पा रहे हो, वो होती है एनपी प्रॉब्लम। पी प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिनको डिटरमिनिस्टिक मशीन के थ्रू एक प्रोपोर्शनल टाइम में कैलकुलेट किया जा सके या सोल्व किया जा सके। पी प्रॉब्लम्स यानी जिसके लिए आपने मशीन पहले से बना रखी है, बस आपको पुट करना है और सोल्व करना है, तो वो पी प्रॉब्लम्स होती है। एनपी प्रॉब्लम्स होती है नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रॉब्लम्स, जिनमें आपको एक्चुअल में नहीं पता होता कि मशीन क्या होगी, आप रैंडमली वैल्यू पुट करते हो। ब्रूट फोर्स मेथड्स होते हैं, ब्रूट फोर्स का मतलब तुक्का मारना कि भाई ये भी चेक कर लेते, ये लगा के देख लेते, इससे निकल जाए तो ये देख लेते। तो अलग अलग मेथड करते हो और एक प्रोपोर्शनल टाइम में वैल्यू कैलकुलेट आंसर निकाल के देते हैं, वो होती है एनपी प्रॉब्लम। तो ये दो का नाम आपके बुक में एनालिसिस के टाइम पे दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे ये दोनों आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप देख लेना। ज्यादा नहीं, एक एक नंबर में ही आएगा, ये ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये 3 मेथड आपके मेन है जो यूज किए जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, मैं आप इसको ब्रीफली बता देती हूँ, आपका ब्लॉक 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 हमने पढ़ा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोग्राम। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि भाई जहाँ पे हम ये कैलकुलेट करते हैं टाइम कितना लगेगा, स्पेस कितना लगेगा, उसके हिसाब से जब हम एक फिक्स वैल्यूज को देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को आप ये भी कह सकते हो, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप किस रेट में टाइम और स्पेस यूज कर रहे हो, रेट ऑफ कंज्यूम टाइम एंड स्पेस, वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे पास तीसरा मेथड होता है असिम्प्टोटिक एनालिसिस। वो हमने पढ़ा जिसके 3 फेज थे, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। फिर हमने इसकी नोटेशन पढ़ी जो इसके बाद यूज किया जाता है। अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी ब्लॉक 1 में आपको बचेंगी, जो वो होंगे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, वो मैथमेटिकल फंक्शन है। कहते हो तो मैं अभी शुरू कर देती हूँ, नहीं तो मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ इसके साथ ही, क्योंकि जब तक आप काम करना नहीं शुरू करोगे तब तक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी नहीं आएगी। तो मैं पहले काम करा रही हूँ, यानी प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, एरे शुरू करती हूँ और उसके बाद फिर हम उस पे आते हैं कैसे हमें इन प्रॉब्लम्स पे वर्क करना है। तो करा दो शुरू, बताइए कहीं, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, चलिए। आपने सी किया हुआ सभी स्टूडेंट्स ने? हेलो, क्या मैम? आप सभी ने सी लैंग्वेज पे काम किया हुआ है? नो मैम। किसी ने नहीं पढ़ी सी लैंग्वेज? हाँ मैम, मैंने पढ़ी है थोड़ा बहुत। ठीक है, सी प्लस प्लस पढ़ी है? नो मैम, अभी तो नो इसी पे मैम। पढ़ना है, सी अच्छा प्लस। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बेसिक से ही शुरू करती हूँ। तो एक्चुअल में डीएस जो होते हैं ना, वो सी के बाद स्टडी की जाती है। सी के जो बेसिक सिंबल्स होते हैं ना, वो आपको आते हो तभी आप इस पे काम कर पाते हैं, पर ऐसा नहीं है, हम सबको लेके चलते हैं। आ, हम आज जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक थोड़ा एडवांस है, क्योंकि सी के बाद शुरू होता है, सी आनी चाहिए उसके लिए। पर मैं जब प्रैक्टिकली कराऊंगी तो आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूंगी सी में कैसे काम करते हैं। तो मैं आज जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ इसका नाम है एरे। एरे से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप सी पे काम करते हैं ना, तो आपको अलग अलग डेटा के ऊपर काम करना पड़ता है।
अब वो डेटा नंबर भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोट मतलब कि डेसिमल वैल्यू 3.124 समथिंग कुछ, इसे फ्लोट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग होते हैं जैसे कि नाम लिख दिया आपने, मनीषा, मेरा नाम मनीषा है तो मैंने मनीषा लिख दिया। कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर आ सकता है, स्ट्रिंग में सेट ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो सी के अंदर यूज किए जाते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ बेसिक बेसिक बता रही हूँ। जैसे आप इन पे काम कर लेते हो ना बेसिक पे, जैसे नंबर्स की कलेक्शन, जैसे देखो कैरेक्टर के कलेक्शन को स्ट्रिंग कहते हैं, वैसे ही नंबर की कलेक्शन को एरे कहा जाता है। ठीक है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एनी डेटा। आप किसी भी डेटा, अब ये डेटा कैसा होगा, यहाँ पे एक टर्म आती है होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप के डेटा को जब आप कलेक्ट कर लेते हो तो वो एरे बन जाता है। जैसे कि मैंने एक एरे लिया, कलेक्शन ले रहे हैं तो कलेक्शन तो भाई मेमोरी चाहिए होगी, मैंने इसमें मेमोरी में, ये मेमोरी है हमारी, और मैंने इसे वैल्यू डाल दी 21794112931 4, तो ये डेटा है मेरे पास। अब ये सारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, या फिर आप कह सकते हैं नंबर टाइप का डेटा है, किसी में भी डेसिमल नहीं लगा, सभी फिक्स वैल्यू है। तो जब आप एक सेम तरीके की वैल्यू को कलेक्ट कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, एरे बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। दो टर्म मिलेंगे आपको सुनने में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। homogeneous means same type of data, heterogeneous means different type of data। तो अभी हम सिर्फ एरे पे काम करें तो मैं होमोजीनियस को ही यहाँ पे इलेबोरेट करूंगी। तो ये आपका जैसा एक हो गया इंटीजर कलेक्शन, एक ले लो आप, ये ले लो 4.12 6.17 2.13, तो ये भी क्या है, ये भी एरे है। ये मैटर नहीं करता अंदर क्या है, मैटर नहीं करता अंदर क्या है, पर सारे सेम होने चाहिए। ये इंटीजर थे सारे, ये फ्लोट हो गए। आप समझ रहे हैं ये बात? यस मैम। ठीक है, तो एरे, अब एरे के साथ कई सारी टर्म ऐड होती है, मैं एक एक टर्म को यहाँ पे बता रही हूँ। पहली चीज क्या होगी, सभी जो होने चाहिए वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए। दूसरा दूसरा जो इसके लिए बारे में बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि डेटा जो स्टोर किया जाएगा ना, अब मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी में जो स्टोर किया जाएगा वो क्या होंगे, सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए या कॉन्टिन्यूशन में होनी चाहिए। यानी मेमोरी है ना हमारी क्या होती है, ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ये मेमोरी बहुत सारी मेमोरी है, पता है कितने सारे ब्लॉक्स हैं, और सबका अलग अलग साइज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो क्या होता है, जब मेमोरी, जब आप कोई डाटा स्टोर करते हो ना, कोई यहाँ स्टोर हो गया, कोई यहाँ स्टोर हो गया, कोई यहाँ स्टोर हो गया, तो एरे कहता है मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मेरे को तो चाहिए सारे लगातार। अगर मुझे 5 ब्लॉक चाहिए तो मुझे पांचों लगातार चाहिए, मैं रैंडमली मेमोरी नहीं लेता, ये कॉन्टिन्यूस लेता है या कॉन्टिन्यूशन में लेता है। क्या ये पार्ट समझ में आया? दो दो फंक्शन इसके बारे में याद रखने हैं। होमोजीनियस टाइप के डेटा को स्टोर करता है, दूसरा मेमोरी में जब भी अलॉट किया जाता है तो मतलब जो ब्लॉक्स होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे, कॉन्टिन्यूशन में होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी अगर मुझे ये जो आपको ये जो लिस्ट दिख रही है, मुझे ये सेव करनी है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 11 29, ये फ्री नहीं होगा, ये 30 बन जाएगा, यहाँ 4। एक भी ब्लॉक अगर बीच में मिस हो रहा है ना, ऑक्यूपाई है, तो ये यहीं से सारा हटा के वहां से शुरू करेगा जहां पे उसे कंटिन्यूस मिल रहे हैं। क्या ये पार्ट समझ में आया आप सभी को एरे के बारे में? यस मैम। अब एरे बनाते कैसे हैं? देखिए सभी जो फाइल्स होती हैं, सभी जो लैंग्वेज होती हैं, सबके अलग-अलग सिंटैक्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे एरे से पहले एरे के बेसिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल के ऊपर भी नहीं जा रहे, हम बेसिक, क्योंकि अभी यहाँ पे कई सारे बच्चे जो सी नहीं कर, जिन्होंने नहीं किया सी, तो मैं उन्हीं के लिए थोड़ा-सा थ्योरी पे ही जा रही हूँ एक बार। एरे के बारे में 2 चीजें पता चल गई हैं। अब आते हैं एरे। एरे मैं एक एरे बना रही हूँ, चलिए बनाते हैं। एरे कैसे बनाते हैं, आपको बताना है किस टाइप का एरे होना चाहिए, यानी किस टाइप का डाटा रखेगा, इंटीजर टाइप का। नाम दो, दूसरा क्या होगा, एरे का नेम, एरे का नाम दो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज बताओ, कितने डेटा उसके अंदर स्टोर होंगे। तो मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले आपको बताना है डेटा टाइप, किस टाइप का
डेटा स्टोर करना है, दूसरा बताना है एरे का नाम, तीसरा बताना है कितने साइज यानी कितने डेटा को स्टोर करेगा, 10 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, 20 स्ट्रिंग को, 20 करेक्टर को सेव करना है, 20 फ्लोट को सेव करना है। तो ये साइज होता है, साइज बताता है कि एरे में कितने डेटा एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया इंटीजर टाइप का, नाम देते हैं ARR और साइज देते हैं 20, यानी ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 20 जो ब्लॉक्स होंगे, 20 ब्लॉक उनको क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये सारे सारे क्या होंगे, सभी का नाम ARR होगा। ये बात यहाँ पे समझ जाइए। इतनी इतनी जो मेमोरी होगी ना, इतनी जो मेमोरी होगी, मैं इसको 20 मान रही हूँ, मैंने काउंट नहीं किया, इतनी जो मेमोरी होगी वो क्या होगी, 20 ब्लॉक्स जो होंगे वो ARR के नाम से ऑक्यूपाई होंगे, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक। कंटिन्यूस है। इसका एड्रेस, अब एड्रेस बात करते हैं, हर एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होता है। इसका एड्रेस है 2001, तो इसका होगा 2003। अब आप कहोगे 2 कहाँ गया, इंटीजर का जो एक डाटा होता है ना वो 2 बाइट लेता है, एक वैल्यू 2 बाइट लेती है। तो ये 2001 है, तो नेक्स्ट आएगी 2003 में, या उससे नेक्स्ट जाएगी 2005 में। तो ये 2 बाइट का होता है साइज में, तो एक ब्लॉक 2 बाइट का स्टोर किया जाएगा। क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है? Yes, कॉमन, ma'am. ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलो इसने 20 ले लिया। अब AR पहचानने का कैसे कि भाई मैं तो इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, अब इसको ये तो अब ये कैसे बताऊं ARR का इस ब्लॉक की बात की जा रही है। तो ये क्या लगाते हैं, जैसे आप एक कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी है, तो हम क्या रखते हैं, हाउस नंबर रखते हैं कि भाई ये हाउस नंबर है, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये यहाँ पे यूज करता है इंडेक्स नंबर। क्या यूज करता है, इंडेक्स नंबर। जो पहला ब्लॉक होता है उसका इंडेक्स होता है 0, सेकंड का 1, 0 से शुरू होते हैं इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 19 तक जाएंगे, क्योंकि 20 है ना, और आप 0 से शुरू कर रहे हो तो 19 तक जाएंगे। कैसे बताओगे आप, जैसे मान लो मुझे इस ब्लॉक पे काम करना है, ये कौन सा है 6, तो मैं लिखूंगी ARR ऑफ 6 इंडेक्स नंबर, कि मैं ARR के 6 ब्लॉक की, या सॉरी 6 नहीं 6 प्लस 1, क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हैं, 7th ब्लॉक की बात कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसकी बात हो रही है। समझ में आया? यस मैम। आपने मैं आपको एक जनरल वे में कहूँ, ARR एक कॉलोनी का नाम है जिसमें 20 घर हैं। आपने सभी को नंबर दे दिया है जिसको आप इंडेक्स नंबर कहते हो। पहले वाले इंडेक्स का नाम है 0, फिर 1 2 3 अप टू 19 तक ये चलेंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? और सभी 2-2 गज के घर हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से सोचिए जैसे आप सोच सकते हैं, मतलब जिसको याद करना इजी हो। क्लियर है इतना पार्ट? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो यहाँ तक एरे का ये कंसेप्ट था। और एरे के अंदर और क्या बता सकती हूँ मैं, एरे में कल हम करते हैं सर्चिंग और sorting यूजिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम, ताकि मैं एल्गोरिथम और प्रोग्राम दोनों स्टार्ट करा सकूं और आपको सिंपल व्यू भी दे सकूं। तो मैंने सिर्फ आज आपको सिंटैक्स बताया है, मेमोरी एलोकेशन बताइए कैसे किया जाता है, कॉन्टिग्यूशन कैसे होता है। वो जो एनालिसिस का पार्ट था ना वो थोड़ा सा टिपिकल है, पढ़िए। कल कुछ पूछना हो तो कल कुछ जो भी पूछना है कल हम बात करेंगे इसी बारे में। पहले आपका ब्लॉक 1 के बारे में डाउट लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे हम किसके बारे में, इस एरे के नए कंसेप्ट के लिए। तो मैं क्लास को यहीं रख रही हूँ। ओके, बाय। ठीक है। थैंक यू। और पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैम को कह दूंगी वो आपके शेयर कर दें।